हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एक एस्से जो है ओवरऑल होता क्या है और एस्से में क्या क्या कंपोनेंट होना चाहिए आपका। तो उसमें बहुत सारा चीज़ हमने देखा था कि एस्से का इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए आपका। उसके बाद एस्से में बॉडी वाला पार्ट जो है वो कैसा होना चाहिए, कंक्लूजन वाला पार्ट जो है वो कैसा होना चाहिए, और एस्से का टाइप क्या है आपका। 2-3 दिन पहले अतुल जी ने खुद ही अपना एक वो दिया है, पूरा फ्रेमवर्क बताया है कि एस्से का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो अभी जो हम लोग का एस्से के स्ट्रक्चर के बारे में जो हम लोग को पता चला है वो ये है आपका कि 300 मार्क्स का टोटल एस्से होगा और इसमें जो है 3 एस्से आपको लिखने का होगा। ओके, 3 एस्से में से एक एस्से मान के चलो आप सोशियो पॉलिटिकल पे आता है आपका या इकोनॉमिक इशू पे आता है। दूसरा एस्से जो होगा आपका वो फिलोसफिकल होगा मोस्ट प्रोबेबली। तीसरा एक जो सबसे सिग्निफिकेंट उन्होंने बोला है वो ये बोला है कि एक एस्से जो होगा वो वैसा होगा जो पर्टिकुलरली बिहार से रिलेटेड बहुत सारा मुहावरा जो है वो चलता है यहाँ पे। तो उस पर्टिकुलर मुहावरे के ऊपर एक आपका जो है पर्टिकुलर एस्से होगा। तो वो सब चीजें जो है वो हम लोग को देखना है। तो पिछले वीडियो में एक डिटेल में हम लोग गए थे कि हम लोग का टाइप्स का एस्से क्या होता है और बाकी चीजों को कैसे प्रोसीड करना है। नाउ ये वाला वीडियो जो है इसमें पर्टिकुलरली हम लोग ये देखेंगे कि अगर इंट्रोडक्शन आपको लिखना है तो इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए और इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका क्या होता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। इंट्रोडक्शन जो होता है आपका ये ऐसा होता है कि आप किसी से मिलने के लिए जाते हैं और आप सबसे पहले आपका सबसे पहला जो इम्प्रेशन जो क्रिएट होता है उस सामने वाले पे या सामने वाला का पहला जो इम्प्रेशन जो है वो आपके ऊपर क्रिएट हो रहा है, तो वो है आपका इंट्रो वाला पार्ट। इंट्रो वाला पार्ट आपका बहुत ज्यादा कॉन्साइज होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। 100-120 वर्ड्स दैट इज मोर देन सफिशियंट। ओके, वहां तक आते आते 100 वर्ड्स के बाद आपको कहीं ना कहीं इससे में अपने बॉडी वाले पार्ट में घुस जाना होगा। नाउ तो इंट्रो वाले पार्ट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे आप कभी किसी से मिलने के लिए गए तो वो अगर बहुत ज्यादा अगर एग्रेसिव होके मिल रहा है आपसे, बहुत ज्यादा वो खुश होके मिल रहा है आपसे, बहुत ज्यादा सैड होके मिल रहा है आपसे, तो जैसे भी वो मिलता है आपका एक माइंडसेट जो है वो उस आदमी के बारे में, एक परसेप्शन जो है उस आदमी के बारे में क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे जब हम लोग एस्से के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो एस्से का इंट्रोडक्शन भी वैसा ही होता है। जैसे ही आपने इंट्रोडक्शन लिखना शुरू किया, ओके, 3-4-5 लाइन के बाद एग्जामिनर का परसेप्शन जो है वो आपके बारे में क्रिएट होना शुरू होता है। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल जी ने भी यही बताया था कि जो आपका एस्से वाला पार्ट है वो पर्सनालिटी को जज करने के लिए है कि एक पर्टिकुलर आदमी जो है वो इस जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं है। नाउ सी, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जब हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। सबसे पहला चीज का एक सिंपल सिंपल चीज है आपका कि इंट्रोडक्शन आपका एकदम सिंपल होना चाहिए। सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट ऑर्नामेंट। ओके, तो इंट्रोडक्शन में बहुत ज्यादा लेंदी या बहुत ज्यादा जार्गन्स आपको यूज नहीं करना है, बहुत ऐसा जैसे बोलते हैं ना अलंकार वाले शब्द, तो वैसा आपको यूज नहीं करना है। एकदम सिंपल इससे लिखो आप। जितना सिंपल इससे लिखेंगे उतना बढ़िया आपको मार्क्स मिलने वाला है। नाउ सी, थोड़ा सा इसके हम लोग डिटेल में जाते हैं कि कैसा होना चाहिए इंट्रोडक्शन आपका। नाउ सबसे पहला चीज जो आता है आपका इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में वो ये आता है आपका कि कोई भी इंट्रोडक्शन अगर आपको शुरू करना है तो वो एक हुक के साथ शुरू करना होता है। हुक का मतलब ये होता है आपका कि आप जब अपने एस्से को शुरू करने जा रहे हो तो या तो कोई कोट के साथ आप शुरू कर सकते हैं। ओके, कोई भी एक कोट जो है आपका वहां से आप शुरू कर सकते हैं अपने एस्से को जो उस टॉपिक के साथ रिलेवेंट हो। दूसरा एक तरीका होता है, मैं आगे उस पर डिस्कस करूंगा, दूसरा एक तरीका होता है कि आपने एक पैराडॉक्स क्रिएट किया है। पैराडॉक्स का मतलब होता है एक कंट्रोवर्शियल सिचुएशन आपने बताया है कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो पॉवर्टी के बारे में या किसी भी और टॉपिक पे आता है आपका, तो एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि भारत जो है वो विकसित देश बनने वाला है, ठीक है, और दूसरी तरफ देखते हैं कि जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रैंकिंग आता है तो उसमें इंडिया का रैंकिंग जो है वो बहुत नीचे है। अब दोनों चीज जो है वो एक साथ एक ही देश में ये हो रहा है आपका, घटित हो रहा है। नाउ सी, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पैराडॉक्स। तो एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ तीसरा एक तरीका होता है आपका जैसे एनेक्डोट हम लोग बोलते हैं, कोई छोटा सा स्टोरी ले लिया आपने और उस स्टोरी के साथ आपने अपना एस्से शुरू किया। नाउ इसी चीज को हम लोग बोलते हैं हुक। हुक का मतलब होता है कि जहां से आपने एंकरिंग किया है किसी भी एस्से को पकड़ के, आपने जैसे एक कोट डाला, ओके, आगे हम लोग करेंगे उसमें, तो जैसे आपने कोट डाला तो कोट को आपने एक्सप्लेन किया उस टॉपिक से रिलेवेंट और फिर वहीं से एस्से को लिंक करते हुए आप आगे निकल गए, ठीक है। ये एग्जाम्पल के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। नाउ तो पहला चीज तो आपने हुक क्रिएट कर दिया। दूसरा चीज जो हम लोग का आता है वो होता है कि आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा।
जैसे सिंपल है आपका कि मान लो एक हम लोग टॉपिक आज डिस्कस भी करेंगे, डेमोक्रेसी एट क्रॉस रोड। जैसे लोकतंत्र चौराहे पे हम लोग का, तो चौराहे पे लोकतंत्र, ये भी एक क्वेश्चन था आपका यूपीएससी का। तो जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो आपका एनालिटिकल स्किल्स जो है वो चेक किया जाता है। तो जब भी हम लोग बोलते हैं ना कि चौराहे पे लोकतंत्र, तो चौराहे पे लोकतंत्र होने का मतलब क्या है? चौराहे पे लोकतंत्र होने का मतलब सिंपल सिंपल ये हो सकता है आपका कि एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोग को बहुत सारा राइट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट्स अपने बहुत सारा टूल्स है गवर्नमेंट्स के पास। ओके, उस टूल्स के द्वारा गवर्नमेंट क्या करता है कि आपका जो राइट्स है वो आपसे छीनने की कोशिश करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट जो है आपका, वो क्या है आपका, चीफ जुडिशियरी है आपका इंडिया का ना। उसका काम क्या होता है, दैट्स अ वेरी इम्पार्शियल बॉडी। इसमें कोई दो राय नहीं है आपका कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एकदम से निष्पक्ष ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग क्या देखते हैं कि गरीब लोग जो है, उनका एक्सेसिबिलिटी, उनका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना वो बहुत मुश्किल चीज है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैराडॉक्स कंडीशन। नाउ, तो ये एक तरीका हो सकता है आपका। अ, ये एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है आपका। नाउ, तीसरा होता है आपका कि जैसे मान लो बैकग्राउंड पॉवर्टी के बारे में पूछा गया, तो पॉवर्टी का कुछ डाटा, अपने फैक्ट्स प्रोवाइड कर दिया अपने पहले ही इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही, ताकि कम से कम ये पता चले कि यस यू आर अवेयर विद द टॉपिक। ठीक है, तो वहां पे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पहला चीज हम लोग का हुक वाला पार्ट था, वो क्रिएट करना है। उसके बाद हम लोग को एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो है वो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रोवाइड करना होगा। नाउ, तीसरा चीज जो होता है आपका, वो होता है आपका स्टार्ट योर थेसिस। ओके, नाउ थेसिस का मतलब ये होता है कि आपने जब अपना बैकग्राउंड काम किया था, रफ वर्क किया था, तो वहां पे आपने आइडेंटिफाई किया था कि आपको जो है कौन कौन सा एरिया जो है वो अपने पूरे एस्से में टच करना है। ठीक है, वो जैसे मान लो आपने 5 डायमेंशन कवर किया। जैसे मान लो डेमोक्रेसी के बारे में ही बात करते हैं, तो एक डायमेंशन होगा आपका पार्लियामेंट का, दूसरा होगा आपका जुडिशियरी का, तीसरा हो सकता है आपका इलेक्शन कमीशन के बारे में आप बात करें, चौथा मीडिया के बारे में बात करें। तो ये सब क्या है आपका 4 डायमेंशन। अगर मान लो आपको पूरे एस्से में डील करना है, तो ये 4 डायमेंशन क्या होगा आपका, दैट इज कॉल्ड थेसिस पार्ट। कि यहाँ पे आपने चारों डायमेंशन को इंट्रोडक्शन में ही मेंशन किया है, ताकि एग्जामिनर को ये आइडिया लगेगा कि यहाँ से आप ये 4 डायमेंशन को अपने एस्से में आगे लेके जाएंगे। नाउ, तो ये वाला पार्ट वाला, इसको हम लोग बोलते हैं थेसिस। ओके, तो यहाँ से थेसिस वाले पार्ट में अलग अलग डायमेंशन, जितना भी डायमेंशन, सी डायमेंशन के साथ क्या होता है आपका, ये कभी भी जरूरी नहीं है कि आप 15, 20, 25 डायमेंशन जो है वो एस्से में टच करो। ठीक है, आप भले ही 5 ही डायमेंशन टच करो, लेकिन वो 5 डायमेंशन जो होना चाहिए वो आपका सॉलिड और कंप्लीटली एनालिटिकल होना चाहिए। ओके, आप 6 ही डायमेंशन ये करो, टच करो, आप 7 ही डायमेंशन टच करो। बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा डायमेंशन टच करेंगे आप, उतना ज्यादा जो है आपको, आपका एस्से जो है वो लेंदी होता जाएगा। तो एस्से में सबसे पहला चीज हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि डायमेंशन, बहुत ज्यादा डायमेंशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, कंटेंट, बहुत ज्यादा कंटेंट अगर होगा ना आपका, तो आपका एस्से जो होगा वो बिल्कुल मैकेनिकल लगेगा। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, 4-5 डायमेंशन हमने चूज कर लिया और उसी डायमेंशन को जो है यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसमें। नाउ, ये सब करने के बाद आपका जो भी मेन पॉइंट है आपने उसको रिव्यू किया। ठीक है, कि आप कौन कौन सा पॉइंट्स जो है वो एस्से में डील करने वाले हैं। एस्से, जैसे मैंने उस दिन भी पहले वाले वीडियो मैंने बताया था आपको कि इंट्रोडक्शन लिखने का काम सबसे लास्ट में किया जाता है। सबसे पहला काम होगा आपका डायमेंशन डिसाइड करने का, उसके बाद आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, फिर आप उसको सीक्वेंस करेंगे, और सीक्वेंस करने के बाद जो सबसे लास्ट में जो काम होगा आपका, वो होगा इंट्रोडक्शन लिखने का। इंट्रोडक्शन कभी भी पहले नहीं लिखा जाता है। ओके, तो रफ वर्क में आप क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला काम नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, डायमेंशन ब्रेक करेंगे, फिर उसके बाद आप दूसरा चीज जो होगा वो ब्रेनस्टॉर्मिंग का होगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद जो है आप उस चीज को सीक्वेंस करेंगे। जैसे मान लो आपका डायमेंशन हो गया, मान लो आपने पार्लियामेंट का एक डायमेंशन ले लिया, तो ये वाले डायमेंशन को आपने लिखा कि 1, मतलब पहले इस चीज को हम लोग करेंगे। फिर दूसरा तरीका होता है कि आपका, ठीक है, पार्लियामेंट को डिस्कस हो जाने के बाद हम लोग जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ, तीसरा डायमेंशन मैं चूज कर रहा हूँ कि जैसे मान लो जुडिशियरी को हम लोग टैकल करने वाले हैं। चौथा डायमेंशन जो हो गया वो हम लोग का हो गया मीडिया को हम लोग टैकल करने वाले हैं। ओके, पांचवा डायमेंशन जो हो गया, जैसे मान लो एनजीओ को हम लोग टैकल करने वाले हैं। नाउ, तो ये सब क्या हो गया आपका, ये सब आपका मेन पॉइंट है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। नाउ, ये सब करने के बाद एक चीज जो आपको हमेशा, मैंने इनिशियल में भी बताया था कि आपका इंट्रोडक्शन जो होगा वो बहुत ज्यादा कॉन्साइज होगा। कॉन्साइज कि आपको पूरा स्टोरी जो है
वो इंट्रोडक्शन में नहीं बताना है आपको। इंट्रोडक्शन में हमेशा अपने आप को रोक के रखना है, ठीक है। बस डायमेंशन जो है, जैसे इंट्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि मूवी का ट्रेलर आपने देखा होगा। मूवी के ट्रेलर में क्या होता है, एक ऐसा चीज दिखाया जाता है जहां से आपका इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट क्रिएट करने वाला काम जो है वो आपका इंट्रोडक्शन का है। तो यहाँ आपको डिटेल में पूरा सब कुछ नहीं बता देना है, ठीक है, नहीं तो आपका इंट्रोडक्शन ही आपका ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, 100 120 वर्ड्स, ओके मैक्सिमम। यहाँ तक जो है आपको अपने आप को डायमेंशन को ओपन करते जाना है। आपने हुक कोट क्रिएट किया, कोट करने के बाद आपने क्या किया, कोट को जो है टॉपिक से रिलेट किया, टॉपिक से रिलेट करने के बाद आपने अपना डायमेंशन ओपन किया, डायमेंशन ओपन करने के साथ आप अपने अपना थीसिस वगैरह सब कुछ बता दिया ना। और दिमाग में ये रखना है कि ये सारे चीज जो है वो मेरा 100 से 120 वर्ड्स में खत्म हो जाए, ओके। तो ये एक तरीका होता है आपका इंट्रोडक्शन को लिखने का। नाउ सी, तो जैसे मैंने बताया, अब हम लोग एग्जाम्पल पे जाएंगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन जब भी हम लोग लिखते हैं ना, तो इंट्रोडक्शन 3 तरीके से लिखा जाता है मेनली। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और तरीका हो सकता है तो यू आर वेलकम, ओके। तो इसमें क्या है, आपका 3 तरीके से जब हम लोग एस्से के बारे में बात करते हैं, तो एक तरीका होता है आपका एनेक्डोट का या शॉर्ट स्टोरी का। नाउ शॉर्ट स्टोरी का मतलब क्या होता है आपका कि एक छोटा सा स्टोरी किसी भी तरीके से आपने, जैसे मान लो हेल्थ के ऊपर कोई ये करना है आपको, कोई एस्से लिखना है, ठीक है। या आयुष्मान भारत, ये एक गवर्नमेंट का स्कीम है आपका जो गरीब लोगों को क्या करता है, मुफ्त में सुरक्षा ये स्वास्थ्य सुविधा जो है वो प्रोवाइड करता है। तो अब उस चीज से रिलेटेड अगर मान लो आपको आयुष्मान भारत पे कोई एस्से लिखना है, तो आप क्या करेंगे, एक छोटा सा कहानी बना लिया आपने कि एक राम एक गांव में एक मजदूर का काम करता था। वो उसकी बीबी का तबीयत खराब हुआ तो वो हॉस्पिटल जाता है। वहां पे जाने के बाद उसका दिमाग जो है यही लगा रहता है कि इस बार जब हॉस्पिटल में आए हैं और तबीयत खराब होने के कारण, तो उसका बिल कितना आएगा। और नॉर्मली होता भी यही है कि जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपका ध्यान जो है वो पेशेंट्स से ज्यादा जो है वो हॉस्पिटल्स के बिल पे लगा रहता है। तो ये तो फैक्ट है आपका। नाउ राम के साथ भी यही हो रहा था, जो एक मिस्त्री था। नाउ लेकिन लास्ट में क्या होता है कि जब राम का बिल हॉस्पिटल से मिलता है तो उस पर 0 लिखा होता है, क्योंकि वो आयुष्मान भारत योजना के साथ अंडर उसके अंडर में उसको कवर जो है वो प्रोवाइड किया गया था। नाउ अब यहाँ से जो है ये एक छोटा सा एस्से हो गया जहां से हम अपना आयुष्मान भारत का एस्से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग एनेक्डोट्स बोलते हैं या शॉर्ट स्टोरी बोलते हैं। तो जब भी किसी टॉपिक के बारे में, एक ही टॉपिक पे मैं आपको 3 तरह से जो है वो इंट्रोडक्शन लिख के दिखाऊंगा। नाउ सी, तो ये एक तरीका हो गया आपने कि एक छोटा सा स्टोरी बनाया, उस स्टोरी से जो है आपने अपना एस्से जो है वो स्टार्ट किया। नाउ दूसरा तरीका होता है एक पैराडॉक्स का। पैराडॉक्स का मतलब होता है कि एक ही देश में दो अलग अलग तरह का, दो एक्सट्रीम जो है वो आपको देखने को मिलता है। दो एक्सट्रीम्स का मतलब क्या हो गया आपका कि जैसे मान लो अगर हम लोग इसरो के बारे में देखते हैं, तो इसरो का डेवलपमेंट जो है आज पूरा वर्ल्ड जो है उसको पूरा वर्ल्ड जो है उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसरो में हम लोग का जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसका जो है पूरे दुनिया में जो है, पूरे दुनिया में बोलबाला है। ना लेकिन दूसरे साइड में हम लोग क्या देखते हैं, जब भी हम लोग फुटपाथ पे निकलो तो देखोगे कि कोई ना कोई फुटपाथ पे कोई आदमी सोया हुआ है। इवन ठंड के दिन में भी जब आपका 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, इवन माइनस में टेम्परेचर होता है आपका, तब भी हम लोग देखते हैं, जब हम लोग के लिए घर से निकलना मुश्किल होता है तब भी देखते हैं कि गांव का या समाज का कोई एक ऐसा वर्ग है जो फुटपाथ पे सोया हुआ है। नाउ उस चीज को हम लोग बोलते हैं पैराडॉक्स, कि एक तरफ तो लोग जो है वो एसी बंद करना भूल जाते हैं और दूसरी तरफ एक आदमी है जिसको ठंड के दिन में जो है कंबल तक मुहैया नहीं होता है। तो यहाँ से जो है किसी भी टॉपिक को, यहाँ से किसी भी टॉपिक पे एक अच्छा सा पैराडॉक्स बनाया आपने, ओके, और वहां से रिलेट करके और अपना एस्से स्टार्ट कर दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैराडॉक्सिकल कंडीशन। नाउ तीसरा एक जो सबसे फेमस तरीका होता है आपका, और 90% लोग जो है वो इसी तरीके से लिख के आते हैं, वो होता है आपका कोट से स्टार्ट करना। कि एक कोट आपने मेंशन किया, उसको टॉपिक के साथ रिलेट किया और फिर उससे वहां से अपना एस्से जो है वो। नाउ जब भी हम लोग एस्से के बारे में, लिखने के बारे में सोचते हैं ना, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग को जो तरीका समझ में आता है वो डिस्क्रिप्शन का या कोट का होता है। बट बिलीव में कोट वाला तरीका जो है वो सबसे फेमस है आपका, क्योंकि सबसे आसान यही होता है। अगर आपने पैराडॉक्स से स्टार्ट किया, ठीक है, आई होप कि दिस इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड मार्क्स। ओके, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पैराडॉक्स के लिए आपको डेवलप करना पड़ेगा, लेकिन पैराडॉक्स वाले में हमेशा आपको अच्छा मार्क्स मिलता है, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी में भी आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है, कोई डाउट नहीं है। तो प्रैक्टिस करने के बाद ये आपका प्रेफरेंस होगा कि आपको जो है अपना ऐसे कैसे स्टार्ट करना है। क्या आपको शॉर्ट स्टोरी से स्टार्ट करना है,
क्या आपको पैराडॉक्स से स्टार्ट करना है या आपको डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करना है, ठीक है, ये आपका अपना चॉइस होगा। नाउ अब एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने एक टॉपिक लिया है डेमोक्रेसी एट क्रॉस रोड, चौराहे पे लोकतंत्र, ठीक है। उस टॉपिक के ऊपर मैं दिखाता हूं आपको कि कोट से उसमें कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है पैराडॉक्स से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कोई छोटा सा स्टोरी जैसे मैंने बताया है आपको, तो वहां से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ सी हियर, हम लोग का टॉपिक जो है वो है डेमोक्रेसी एट क्रॉस रोड्स, चौराहे पे लोकतंत्र। तो पहला जो हमने तरीका बताया था वो था आपका कोट का या डिस्क्रिप्शन का, जो सबसे फेमस तरीका है आपका। नाउ मैंने यहाँ पे एक कोट मेंशन किया जिसमें आपका कि इंडिया इज एट द क्रॉस रोड्स ऑफ डेमोक्रेसी वेयर वी मस्ट चूज बिटवीन प्रिजर्विंग आवर फ्रीडम और शकमिंग टू द फोर्सेस ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म। ओके, नाउ इसका सिंपल सा मतलब ये एक कोट है आपका। यहाँ पे इसने ये बोला है कि इंडिया जो है आज लोकतंत्र के चौराहे पे है, और जहां पे हम लोग को अपना स्वतंत्रता जो है उसमें, और दूसरा चीज क्या है आपका, एक तानाशाही ऑथोरिटेरियनिज्म जो है उसमें, दोनों में से एक का चुनाव करना पड़ेगा। नाउ ये कोट जो है आपका, अब ऐसा नहीं होना चाहिए आपको कि आपने ये कोट लिखा और लिख के छोड़ दिया, ठीक है, और रैंडमली आपने अपना इससे जो है वो स्टार्ट कर दिया। नाउ सी यहां भी कैसा होगा आपको, इस लाइन के बाद, यहां कोट लिखने के बाद आप उसके बाद जब अपना पहला पैराग्राफ शुरू करेंगे तो वहां पे इस कोट को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे और अपने टॉपिक के साथ रिलेट करेंगे। जैसे सी हियर, यहां पे मैंने कोट लिखा, उसके बाद दूसरा पॉइंट जो होगा मेरा ये होगा कि दिस कोट स्पीक्स टू द करेंट स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया। मतलब यह उदाहरण जो है भारत में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और अपने लोकतांत्रिक संस्थानों और मूल्यों की रक्षा के लिए देश को चुनने वाले विकल्पों के बारे में बताता है कि हम लोग के पास विकल्प क्या क्या है, क्या हम लोग जो है वो स्वतंत्रता के बारे में जो भी चीज हम लोग को प्रोवाइड किया गया है उस चीज का फेवर कर रहे हैं, या एक तानाशाही को जो है वो हम लोग प्रोमोट करेंगे। नाउ भारत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विविध लोकतंत्रों में से एक है, और एक बहुलवादी और समावेशी समाज के रूप में इसकी सफलता को अन्य देशों के अनुसरण के लिए एक मॉडल के रूप में देखा जाता है। ये पहला पैराग्राफ हो गया आपका। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इससे पहले वाले में हमने एक कोट लिखा कि इंडिया जो है वो क्रॉस रोड्स पे है और वहां पे इंडिया को जो है चुनना पड़ेगा। नाउ उसके बाद हमने पहले पैराग्राफ में उस चीज को एक्सप्लेन किया। नाउ और यहीं पे नहीं, आपका इंट्रोडक्शन जो है यही खत्म नहीं होता है, दूसरे पैराग्राफ में क्या करेंगे आप, हाउएवर, अब यहाँ पे हमने शुरू किया अपना एसे से रिलेट करना, हम लोग शुरू कर रहे हैं। हाउएवर इन रिसेंट ईयर, मतलब हाल के वर्षों में लोकतांत्रिक मानदंडों और संस्थानों के क्षरण और अधिनायकवाद के उदय के बारे में चिंताएं रही हैं। भारत के नेताओं और नागरिकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहें कि उनकी सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह बनी रहे। सही चुनाव करके और लोकतंत्र के लिए खड़े होकर भारत दुनिया के लिए आशा की किरण और प्रेरणा का स्रोत बना रह सकता है। ना ये दूसरा पैराग्राफ था। तो एक और चीज जो हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि मैंने यहाँ पे पैराग्राफ का साइज जो है वो काफी छोटा रखा है। आपको भी पैराग्राफ का साइज बहुत बड़ा नहीं रखना होगा, ठीक है। पैराग्राफ जितना छोटा रहेगा उतना सुंदर दिखेगा। नाउ फिर तीसरे पैराग्राफ में हम लोग आते हैं। यहाँ पे इसने क्या बताया कि डिस्पाइट इट्स लॉन्ग हिस्ट्री democracy in India has faced numerous challenges in recent decades, including corruption, poverty, and social inequality. However, the resilience, अपने लंबे इतिहास के बावजूद भारत में लोकतंत्र ने हाल के दशकों में भ्रष्टाचार, गरीबी और सामाजिक असमानता सहित कई चुनौतियों का सामना किया है। हालांकि भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों के लचीलेपन ने इसे लगातार फलने फूलने और दुनिया के सबसे जीवंत लोकतंत्रों में से एक बने रहने की अनुमति दी है। तो ये 3 पैराग्राफ में आपने क्या किया, उस पर्टिकुलर कोट को आपने एक्सप्लेन किया। अब जाके जो है आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म हुआ। नाउ दूसरा एक तरीका जो, तो ये हो गया आपका कि आप कोट से कैसे स्टार्ट करेंगे, कोट से आपने कैसे स्टार्ट किया, एक ही ये है टॉपिक है आपका। नाउ दूसरा तरीका मैंने बताया है आपको, वो ये है शॉर्ट स्टोरी का, कि एक छोटा सा स्टोरी बनाया आपने और उस स्टोरी के साथ आपने एसे को स्टार्ट किया। स्टोरी से स्टार्ट करने का तरीका देखो आप। एक समय भारत में एक छोटा सा शहर था जो अपनी जीवंत लोकतंत्र और सक्रिय नागरिक भागीदारी के लिए जाना जाता था। राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने और अपने चुने हुए नेताओं को जवाबदेह ठहराने के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग नियमित रूप से इकट्ठा होते थे।
तो मैंने एक पॉजिटिविटी बताया कि एक शहर था जहां पे लोग जो अपना लोकतांत्रिक तरीके से अपना जो भी है डिसीजन मेकिंग वो लोग करते थे। और उसके बाद क्या हुआ, हालांकि जैसे जैसे शहर बढ़ता गया और अधिक जटिल होता गया, राजनीतिक परिदृश्य अधिक विभाजित और ध्रुवीकृत होता गया। राजनीतिक दलों और हित समूहों ने शक्ति और प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी, जिससे सहयोग और सामंजस्य में गिरावट आई। यही होता है आजकल हम लोग देखते हैं कि शहर में क्या होता है आपका कि पहले जब शहर धीरे धीरे बसना शुरू होता है तब तो लोग काफी लोकतांत्रिक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे शहर जो है वो डेंस होता जाता है तो आज हम लोग को ये भी पता नहीं होता है कि हमारे अपार्टमेंट में दूसरे फ्लैट में कौन रह रहा है ना उसी। उसके बाद क्या होता है आपका, इसी समय भ्रष्टाचार, आय असमानता और स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच की कमी जैसी नई चुनौतियां सामने आए। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, भ्रष्टाचार, आयु असमानता, आय असमानता और स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, ये सब वर्ड को मैंने यहाँ पे यूज किया है क्योंकि जब हम लोग आगे निकलेंगे ना तो ये सब वर्ड को हम लोग लेके जाएंगे एस्से में। इन चुनौतियों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अत्यधिक दबाव डाला और कई नागरिकों को लगने लगा कि उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही है। इन चुनौतियों के बावजूद कस्बे को लोगों ने लोकतंत्र को छोड़ने से इनकार कर दिया, लोगों ने सरेंडर नहीं किया। ठीक है, कंडीशन कितना भी खराब हुआ बट लोगों ने यहाँ पे सरेंडर नहीं किया है। यहाँ पे अब लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने मार्च और विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की ठान ली और अपने चुने हुए अधिकारियों को पत्र लिखे और सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए नए संगठनों की शुरुआत की। तो ये कहानी बन रहा है आपका। अब उसके बाद क्या हुआ, अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ता के माध्यम से कस्बे के लोग अपनी लोकतांत्रिक भावना को फिर से जगाने और लोकतंत्र को पटरी में लाने में सक्षम हुए। उन्होंने दिखाया कि जब लोकतंत्र एक चौराहे पर होता है तभी लोग नागरिकों के लिए कार्रवाई करना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना विश्वास बहाल करना संभव होता है। नाउ सी हियर, कोर्ट वाले में भी हमने क्या देखा था, वहां भी हमने बताया था कि लोकतंत्र जो है वो चौराहे पे है। कोर्ट से भी मैंने बताया था और वहां पे लोगों को चुनना है, या तो आप तानाशाह को चुन लो या तो आप लोकतांत्रिक जो मूल्य है उसको चुनो आप। नाउ यहाँ भी हम लोग क्या दिखा रहे इस कहानी के बाद भी कि आज जब हम लोग चौराहे पे हैं तो यहाँ पे जो है हम लोग हार नहीं मान सकते हैं। हम लोग जो है जो भी हम लोग का लोकतंत्र का मूल्य है उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। ठीक है, जो भी लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने का जो माध्यम होता है उस तरीके से हम लोग लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए ही लड़ाई चलेगा। तो ये दूसरा तरीका होता है। पहले तरीके में आपने कोर्ट से स्टार्ट किया था, सेम टॉपिक को दूसरे तरीके से मैंने दिखाया आपको कि यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी से कैसे शुरू करते हैं। नाउ तीसरा जो होता है एक पैराडॉक्स का कंडीशन होता है, ये थोड़ा मुश्किल होता है लिखना बट अगर आपने प्रैक्टिस किया तो यहाँ पे नंबर काफी अच्छा मिलेगा आपको। नाउ सी हियर, पैराडॉक्स वाले में क्या बोलते हैं, पहले तो पैराडॉक्स वाले में होता क्या है आपका कि पहले हम लोग को कुछ अच्छा अच्छा चीज बताना होता है, फिर निगेटिव्स बताना होता है और फिर दोनों को टॉपिक के साथ रिलेट करना होता है। नाउ सी, भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं, मूल्यों और मान्यताओं की एक लंबी और गौरवपूर्ण परंपरा रही है, लेकिन इन मूल्यों को वास्तविकता में लाने से पहले अभी भी कई बाधाओं को पार करना बाकी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन यह अभी भी राजनीतिक विभाजन, भ्रष्टाचार और संसाधनों तक असमान पहुंच, इनइक्वालिटी सहित अन्य समस्याओं का सामना कर रहा है। तो मैंने एक बहुत सिंपल सा इससे का पैराडॉक्स बताया है मैंने आपको कि एक तरफ तो हम लोग का परंपरा जो है वो बहुत गौरवशाली रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है हम लोग जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके बारे में बताया। फिर उसके बाद अब हम देखो इसी को बोलते हैं हुक। पहले वाले में आपने सीधा आपने एक हुक लिया, अब थेसिस आप बता रहे हैं कि आप कहां कहां पे कौन कौन सा डायमेंशन लेके जाएंगे टच करने के लिए। आपने क्या बताया कि इलेक्शंस इन द नेशन आर फ्री एंड फेयर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग यहाँ जो इलेक्शन जो चुनाव होता है वो आजकल जो है वो फ्री एंड फेयर होता है, लेकिन उसमें भी क्या होता है आपका कि कुछ परिवार जो होते हैं उनका वर्चस्व होता है। नाउ राष्ट्र में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में मौजूद धनी परिवार और उनके हित राजनीतिक परिदृश्य के बहुमत को नियंत्रित करते हैं। यह देश की न्यायिक प्रणाली में भी परिलक्षित होता है, जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष अदालतें तो हैं, लेकिन वंचितों और हाशियों पर रहने वालों के लिए एक सुस्त और आमतौर पर दुर्गम न्याय प्रणाली है। पहला हमने क्या किया, चुनाव के बारे में हमने बात किया। दूसरा हमने क्या किया, कोर्ट के ऊपर आ गया। नाउ सुप्रीम कोर्ट जो है आपका, तो ये मैंने बता रहा था मैं आपको कि सुप्रीम कोर्ट में क्या है, कोई दो राय नहीं है आपका कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो निष्पक्ष है। लेकिन दिक्कत क्या होता है आपका कि जो गरीब आदमी है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना
ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। तो ये चीज मैंने उजागर किया यहाँ पे। फिर आते हैं दूसरा, ये विरोधाभास वाला बात हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इस विरोधाभास की एक और अभिव्यक्ति देश की मीडिया में। तो तीसरा डायमेंशन हमने क्या बताया, पहला डायमेंशन इलेक्शन का था, दूसरा डायमेंशन जुडिशरी का था, और तीसरा डायमेंशन हम लोग का मीडिया का हुआ। ये डायमेंशन हमने पकड़ा, मीडिया में पाई जा सकती है, जहां प्रेस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून द्वारा संरक्षित होने के बावजूद राजनीतिक और कॉरपोरेट हितों से प्रभावित होता है। ठीक है, समाचार और दृष्टिकोण में विविधता की कमी के परिणाम स्वरूप एक नागरिक के रूप में निर्णय लेना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो अब हमने डायमेंशन क्लियर कर दिया कि मेरा ऐसे जो होगा वो इलेक्शन के पास जाएगा, जुडिशरी जाएगा, मीडिया जाएगा आपका। यह विरोधाभास भारत के लोकतंत्र और इसके विकास और आधुनिकीकरण के दौरान आने वाली कठिनाइयों के बारे में महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल उठाता है। यह लोकतांत्रिक संस्थाओं और सिद्धांतों को बढ़ाने के लिए निरंतर पहल की आवश्यकता पर बल देता है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है और उनके इतिहास या परिस्थितियों की परवाह किए बिना प्रासंगिक है। नाउ सी, तो ये तीसरा तरीका हुआ जहां पे आपको पैराडॉक्स से स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग तीन तरीके से हम लोग एसे के बारे में बात किए। ओके, पहला हमने क्या बताया आपको, पहला तरीका मैंने बताया कि आपका इंट्रोडक्शन में पूरा जो हमने बताया वो बताया कि इंट्रोडक्शन आपका सिंपल होना चाहिए। उसके बाद आप किसी भी तरीके से शुरू करते हैं, जो भी तरीका आपको पसंद हो, चाहे वो आपका कोट का तरीका हो, चाहे वो एनेक्डोट का तरीका हो, चाहे वो पैराडॉक्स का तरीका हो, तीनों में से किसी भी तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा चीज मैंने बताया आपको कि इंट्रोडक्शन जो है वो छोटा होना चाहिए, 100-120 वर्ड्स का। पैराग्राफ जो है वो आपका स्मॉल होना चाहिए। उसके बाद मैंने बताया आपको कि इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका, कोट से अगर स्टार्ट करते हैं तो कोट लिख के आपको छोड़ना नहीं है, उसको जो है टॉपिक के साथ रिलेट करना है। नाउ दूसरा मैंने बताया आपको कि एक हुक और एक थेसिस बना के रखना है आपको कि कौन कौन सा डायमेंशन जो है वो टच करेंगे, वो डायमेंशन आपको इससे में लेके आना होता है। नाउ उसके बाद मैंने बताया आपको कि अगर आपको शॉर्ट स्टोरी से शुरू करना है तो वो भी कर सकते हैं आप। तीसरा तरीका मैंने बताया आपको कि कोई विरोधाभास हो या पैराडॉक्सिकल कंडीशन हो तो वहां से भी आप अपना एसे जो है वो शुरुआत कर सकते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन के बारे में था। जब भी आप लिखेंगे, ओके, उसके बाद ही हम लोग ये जज कर पाएंगे कि आपका जो तरीका जो लिखने का वो सही है या गलत है, या उसमें कितने सुधार की आवश्यकता है। नाउ और ये चीज जो होता है आपका, ये यूट्यूब वाले वीडियो में जितना पॉसिबल था मेरे लिए बताया मैंने आपको। नाउ इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि इससे कैसे लिखना है, इससे का तरीका क्या होता है, इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, आपका बॉडी वाला पार्ट कैसा होना चाहिए और कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, हम लोग जो है वो एसे का क्लास शुरू कर रहे हैं। उस एसे के क्लास में लगभग 35-40 टॉपिक जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट यूपीएससी का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सब हम लोग डिस्कस करेंगे, चाहे वो फिलोसफिकल वाला पार्ट हो, चाहे वो बिहार से रिलेटेड पार्ट हो, चाहे वो आपका सोशियो इकोनॉमिक हो, चाहे वो आपका इन्वायरमेंटल हो, चाहे वो आपका टेक्नोलॉजी वाला पार्ट हो, हर टॉपिक को हम लोग टच करेंगे वहां पे। उसका फी भी जो होगा वो काफी एफोर्डेबल होगा आपके लिए। जो लोग ऑलरेडी एसए को तैयार कर चुके हैं उनके लिए एक टेस्ट सीरीज है जो काफी एफोर्डेबल होगा आपके लिए। 11 टेस्ट का पूरा टेस्ट सीरीज है आपका। और इसके बारे में अगर और भी जानकारी चाहिए आपको तो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर। तो इस प्रोग्राम के बारे में आपको पूरी जानकारी वहां पे मिल जाएगी। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। दूसरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे